क्या अलग अलग तुम लोगों का। चलो अभी आप लोगों को मिलवाते हैं अभिषेक से, जिन्होंने इस ईयर नीट 2020 में 175 आउट ऑफ 180 स्कोर किया फिजिक्स में। बाकी पूरा अपना रैंक, टोटल मार्क्स ऑब्टेन, सब कुछ अभिषेक खुद आपके सामने बताएगा। और स्ट्रैटेजी भी अभिषेक एक्सप्लेन करेगा कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, लॉकडाउन के दौरान तैयारी का क्या स्ट्रैटेजी था, क्या किया, कितने देर तक सेल्फ स्टडी किया, प्रॉब्लम प्रैक्टिस का रोल क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो इस सक्सेस के लिए, एग्रीगेट भी मैं बता दूं 666 666 666 टोटल आउट ऑफ 720, उसमें भी 175 आउट ऑफ 180 फिजिक्स का स्कोर। मतलब ऑल इंडिया टॉप 2 को छोड़ दो, मतलब रैंक 1 के लिए जो टॉप 2 लोग हैं उनको छोड़ दो, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ लोगों को जितना फिजिक्स का स्कोर आया 175, उतना ही स्कोर अभिषेक का भी है, 175 आउट ऑफ 180 है। तो अभी तुम लोग अब बात करो पूरा डिटेल। अभिषेक नॉट ओनली सिर्फ ये बताएगा फिजिक्स का क्या, बट आपको ये बताएगा कि एक्चुअली इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, क्योंकि 166 अगर बोलो, बार बार मैं बोलूंगा कि यार इतना स्कोर अगर 3-4 साल पहले बोलो तो टॉपर के होते थे, रैंक 1 हो जाता था इतने स्कोर पे। और अभी भी फिजिक्स का अगर बात करो तो रैंक 1 नहीं तो रैंक 2 3 ये सेकंड थर्ड फोर्थ वाले के पोजीशन पे तो आ ही रहा है अभिषेक का मार्क्स। और एक सवाल गलत हुआ, वो भी क्या गलत हुआ वो खुद बताएगा अभिषेक कि कैसे गड़बड़ हुआ, वो पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन करेगा। लेकिन ये यूं ही नहीं हो जाता, ये मजाक में नहीं होता कि तुरंत गए और तुरंत हो गया। घर पे सो रहे थे, कोरोना में आराम कर रहे थे और जाके 175 स्कोर कर दिए, 666 टोटल कर दिए। उसके लिए कितने लगन से, कितने मेहनत और कितने शिद्दत के साथ काम करना पड़ता है, वो ज्यादा बढ़िया से वही बच्चा एक्सप्लेन करेगा जिसने मार्क्स ऑब्टेन किया है। ठीक है, आ जाओ अभिषेक, आ जाइए। चलिए अभिषेक आ जाइए बाबू। हो गया और आ गया। अभिषेक का लास्ट ईयर भी सिलेक्शन हुआ था और 9,900 कुछ रैंक था, ऐसे था। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर फाइनली कॉलेज अभिषेक ने नहीं पकड़ा और छोड़कर एक चांस लिया। तो इस ईयर इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतना अच्छा स्कोर अभिषेक ने किया है। ठीक है, तो बाकी डिटेल अभिषेक खुद बताइए अपने बारे में, पूरा मार्क्स और सब कुछ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माइक लगा लीजिए अभिषेक, माइक लगा सही है। Good evening everyone. I am Abhishek Kumar from Sapna, Bihar. I got 666 marks in NEET 2020 out of 720. Subject wise marks in my bio is 340, in chemistry 151 and in physics 175 out of 180. अब हम स्पेशली नीट स्टूडेंट्स जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो उनको बताएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे पढ़े और स्कोर अच्छा कैसे करें। सबसे पहले बात करेंगे हम बायो की। जैसे कि मतलब बायो में हम लोग 2-3 साल से देख रहे हैं कि अब 90 क्वेश्चंस में से अप्रॉक्सीमेटली 85-86 क्वेश्चन
पूरी NCERT की लाइन ही पूछी जाती है। तो और हम लोग ये सोचते हैं कि NCERT से ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, तो इधर उधर की बातें पढ़ने लगते हैं जिससे कुछ होता नहीं है। लेकिन अब प्योरली मतलब 2 साल में देखें कि 85 क्वेश्चन एवरेज NCERT से पूछी जा रही है जब से नीट हो रही है। तो इधर उधर की बातें ना पढ़ के ये बेटर रहेगा कि हम लोग NCERT पे ही ज़्यादा फोकस करें, स्पेशली बायोलॉजी के लिए। और दरअसल बात है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो बायो की तरह ही है पूरे NCERT 11-12 अगर NCERT से पढ़े हुए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। दिक्कत ऑर्गेनिक में होती है क्योंकि ऑर्गेनिक में एक चैप्टर होता है GSE2, जिसमें मतलब 90% स्टूडेंट्स को दिक्कत ही होती है कि GSE2 कैसे करें, जबकि GSE2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जितना पढ़ना है उस हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। एवरेज 5 क्वेश्चन आते हैं GSE2 से, लेकिन पूरे साल हम लोग ऑर्गेनिक में मतलब GSE2 ही समझते हैं, लेकिन पूरे ऑर्गेनिक में 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 5 ही क्वेश्चन GSE2 से आते हैं। बाकी 10 क्वेश्चन GSE1, नोमेनक्लेचर, बायोमोलिकुलर ऑर्गेनिक, पॉलीमर्स, इन सब चीज़ से आते हैं। और हम मतलब 10 क्वेश्चन पे ना ध्यान दे के GSE2 पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और हम लोग को मतलब टफ लगता है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों से जो 5 क्वेश्चन है उस पर कम ध्यान दे भी, और बाकी सब जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उन पर अगर ज़्यादा ध्यान दे दें, पॉलीमर, बायोमोलिकुलर, जो हम लोग छोड़ देते हैं GSE2 के चक्कर में, तो इधर भी नहीं होता है, 10 क्वेश्चन भी नहीं होता है, और उधर 5 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादा पढ़ लेंगे तो। इसीलिए मतलब जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, बायोमोलिकुल्स और पॉलीमर्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, नोमेनक्लेचर, इन सब को भी ध्यान में देते हुए ऑर्गेनिक पढ़ना चाहिए। और ऑर्गेनिक मैक्सिमम मिनिमम 2 बार NCERT से तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन NCERT में एकदम लाइन ही आता है। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक इस बार तो कुछ ज़्यादा ही NCERT से आ गया था, लेकिन हर एक बार NCERT से क्वेश्चन रहता है। इस बार NCERT बायो की तरह इनऑर्गेनिक पूछा गया था, NCERT का एकदम अंदर से लाइन। जैसे एक क्वेश्चन आया था कॉन्सेंट्रेटेड HCl वाला, कॉन्सेंट्रेटेड HCl पास करके किसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, वो क्वेश्चन NCERT का ही था, एकदम समरी में था उसका आंसर। तो इस बार NCERT और इनऑर्गेनिक में तो मतलब 15 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन ही NCERT से ही आए। और फिजिकल में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। फार्मूला मेमोराइज होना चाहिए और प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहिए, तो फिजिकल इजीली हो जाता है, डूएबल होता है। ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल उसका होता नहीं है फिजिकल का, बस प्रैक्टिस करना चाहिए। और बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में मेरा मार्क्स तो 175 है 180 में। फिजिक्स में सबसे मेजर रोल होता है रिवीजन का। जैसे कि लॉकडाउन में सर एक लाइव सेशन लिए थे, उसमें रिवीजन के लिए एक एग्जांपल दिए थे कि 2 फार्मर थे, और एक दिन गॉड जी आए और बोले कि सुबह से चलना शुरू करना है और शाम तक फाइनल जहाँ से शुरू किए वहाँ तक पहुँच जाना है, उतना लैंड तुम्हारा हो जाएगा। वो वाला एग्जाम्पल रिवीजन के लिए बेस्ट है कि हम लोग पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना रिकवर किए वही अपना होता है। तो फिजिक्स में मतलब सबसे ज़्यादा रोल है तो रिवीजन का। रिवीजन अगर हम फिजिक्स में करते रहेंगे तो मतलब वो क्या बोलते हैं, प्यूरीफाई होती जाएगी चीज़ें और हमको ज़्यादा समझ में आएगा। फिजिक्स में सर लॉकडाउन में तो बहुत सारा MTR सीरीज दिए थे, वो तो वरदान ही है सर का एक MTR अगर अच्छे से मतलब ध्यान में रखें तो 20 क्वेश्चन 10 मिनट में, एवरेज मैक्सिमम 10 मिनट में हम कर सकते हैं। और 20 क्वेश्चन बिना किसी एफर्ट के, बस वो डब्बा याद रहना चाहिए, 20 क्वेश्चन आराम से होता है। बाकी 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन हमको फार्मूला याद होना चाहिए, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है और थ्योरेटिकल होता है। तो थोड़ा प्रैक्टिस पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी। मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। वो भी क्वेश्चन गलत हुआ था यूनिट डायमेंशन का लिस्ट काउंट वाला, क्योंकि हम यूनिट डायमेंशन लगभग 1 साल पहले का रिवाइज था मेरा, 1 साल तक उसको हम रिवाइज नहीं किए थे, और हमको लग रहा था कि यूनिट डायमेंशन से क्या आता है, डायमेंशन आएगा
किसी भी चीज़ का हम डायमेंशन निकाल देंगे, लेकिन क्वेश्चन आया था लिस्ट काउंट का और हम ना रिवाइज किए थे ना प्रैक्टिस किए थे, दोनों नहीं होता यूनिट डायमेंशन का पता। और हम ऐसे ही ले लिए तो यूनिट डायमेंशन को हमको लगा कि हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आज जब हम रिवाइज किए होते और प्रैक्टिस किए होते यूनिट डायमेंशन का भी, तो मेरा 180 मार्क्स होता, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाए, इसकी वजह से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। और बाकी सर का जो नोट्स है उसमें हम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मतलब बात करें स्पेशली, तो सर का नोट्स तो सफिशिएंट नहीं, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। और उसमें अगर हम डिब्बा जो सर बनवाते हैं उसको भी हम लोग याद कर ले अच्छे से, तो 30 से 35 क्वेश्चन केवल डिब्बा से आता है। और डिब्बा याद करने तो मतलब पेन भी नहीं उठाना, रफ के लिए जगह, मेरा जो क्वेश्चन पेपर था जो पीछे रफ के लिए जगह होता है बिल्कुल खाली था, क्योंकि इस पर तो ज़्यादा ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। अगर फार्मूला आप याद है तो अच्छे से 30 से 35 क्वेश्चन बिना किसी एफर्ट के कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से फार्मूला याद होना चाहिए। और MTR तो है ही। मेरे हम जो फिजिक्स से किए थे मात्र 40 मिनट में फिजिक्स कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, फार्मूला सारा याद था। और MTR तो पूरा अलग कॉपी बनाए थे MTR का, उसमें सारा लिखे हुए थे और याद भी था। तो फिजिक्स अच्छे से मतलब अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है कि उसको बार बार ज़्यादा नहीं 1 से 1.5 घंटा रोज़ रिवाइज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो सर सीट देते हैं उसको 2 बार तो बनाना ही है एटलीस्ट। उसको 2 बार बना लिए तो मतलब 160 एवरेज मार्क्स होगा आपका, ईमानदारी से बनाए तो। अच्छा अभिषेक, ये है कि नीट एग्ज़ाम के लिए 175 आपने किया आउट ऑफ 180। आप हमारे यहाँ के फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट रहे हैं, लास्ट ईयर भी आपके सिलेक्शन हुए, बट अनफॉर्चुनेटली कॉलेज आपने नहीं लिया, और क्योंकि उतने अच्छे नहीं मिल रहे थे, और आप नेक्स्ट ईयर इस ईयर के लिए गए। इतना शानदार स्कोर करने के लिए फिजिक्स में क्या कोई और बुक का हेल्प लिए या क्लास नोट्स पढ़े? सर सबसे पहले तो 175 मार्क्स हम सोचे भी नहीं था, हम सोचे थे कि 150 आ जाएगा फिजिक्स में तो सिलेक्शन हो जाएगा। और फिजिक्स में 150 के लिए हम जैसे टेस्ट देते थे, और बाकी सब एक NTA टेस्ट लॉन्च किया था वो भी देते थे, तो उसमें मेरा एवरेज मार्क्स 120 130 रहता था, तो सोचे थे कि 150 आ जाएगा मेरा नीट में। और पढ़ते कुछ नहीं थे, आपका सीट एक बार बनाए हुए थे और दूसरी बार मतलब पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन बनाए थे, हाफ बना चुके थे, मतलब 1.5 बार सीट बनाए थे। और नोट्स का सारा जो बॉक्स वाला फार्मूला था वो अलग कॉपी में हम डब्बा वाला फार्मूला है, वो डब्बा अलग लिखे हुए थे, और मतलब हम अपने गेट पे चौक से बार बार वो डब्बा लिखते रहते थे। गेट पे चौक से लिखते रहते थे। तो बार बार वही कभी जैसे मेरे भाई लोग भी आए 11th में 12 में, हम पूछते रहते थे उन सबसे, और ऐसे ही हम बोलते थे कि ये हम बोल रहे हैं तुम फिर हमको बोल के सुना, इससे अच्छे से रिवीजन होता था। और डब्बा मतलब मुश्किल से 420 या 425 डब्बा हुआ होगा, वो सारा याद कर लेते। और वही डब्बा है कि मतलब 40 मिनट में फिजिक्स करना कर पाए, कितना अच्छा स्कोर करवा दिया। अच्छा, तो ये जो है वो जो फार्मूला का एक टेक्निक MTR टेक्निक हम लोगों का है, तो क्या MTR टेक्निक क्या हेल्प करता है, क्या करता है वो MTR का कॉन्सेप्ट? MTR तो सर मतलब नीट बिना MTR के तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज़्यादा होते हैं 180, और अगर हम फिजिक्स अच्छे से सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप तो फिर 45 क्वेश्चन क्या 20 क्वेश्चन भी नहीं बने इतने टाइम में। तो MTR से यही होता है कि सर मतलब एक क्वेश्चन बनाने के लिए अगर MTR अच्छे से याद है और थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है तो 20 से 30 सेकंड सफिशिएंट है एक क्वेश्चन के लिए। तो MTR बिना MTR के सिलेक्शन इम्पॉसिबल ही है ऐसे। मतलब जो क्वेश्चन 4-5 मिनट में सॉल्व होने वाला होता है, 4 मिनट 3 मिनट टाइम टेक करता है, उसको MTR क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, आंसर लगा दो कर देता है। ये एडवांटेज है, फायदा होता है। MTR से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं? MTR के हेल्प से कितना क्वेश्चन? MTR के हेल्प से सर 18 से 20 क्वेश्चन तो मतलब क्वेश्चन देख के आंसर पता चल जाता है। सारा क्वेश्चन वैसे MTR पे ही होता है, बस थोड़ा बाकी सब क्वेश्चन में थोड़ा अलग से मतलब 1-2 स्टेप अपने से करना पड़ता है, फिर MTR लगाना पड़ता है। बाकी 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर एक टेस्ट में, हर एक क्वेश्चन पेपर, हर एक एग्जाम में नीट के MTR से ही होते हैं। MTR से होता है। गुड। MTR क्या बुक का फॉर्मूला है या अपना कॉन्सेप्ट रहता है उसमें? MTR वोल्केनिक क्लासेस का कॉन्सेप्ट है जो स्पेशल है इस क्लास में।
तो वो आप अप्रिशिएट करते हैं, आप मानते हैं कि वो बिल्कुल। बहुत फायदेमंद है। यस। That's good, अभिषेक। और अभिषेक, जैसे एक कॉमन होता है कि फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स के बारे में बहुत सारे आपके स्टूडेंट दोस्त रहे होंगे, बहुत सारे दोस्त आपके अलग अलग जगह पढ़ते रहे होंगे, उनका भी अपना ओपिनियन होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये ओपिनियन होता है कि आनंद सर बहुत पढ़ाते हैं और बहुत ऊपर लेवल पे पढ़ाते हैं। ठीक है, बट रिजल्ट कंटिन्यूअस ईयर हमारे बच्चे लगातार अच्छा कर रहे हैं। इस ईयर भी बच्चों ने आईटी में अच्छा किया, नीट में अच्छा किया, तो मुझे लगता है कि हमारा स्ट्रैटेजी सही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो आप क्या फील करते थे जब आप आए थे 10th पास करके मेरे यहाँ पढ़ने, और अभी वहाँ से जर्नी स्टार्ट होके यहाँ तक, क्योंकि अभिषेक का छोटा भाई भी यहीं पढ़ रहा है अभी हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच में 12th में, तो बिल्कुल जानना चाहेंगे कि क्या फीलिंग रहा अभिषेक। सबसे पहले तो सर हम जब यहाँ आए थे तो बहुत लोग बहुत जगह से घूम के आते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली हम बस सर के पास ही आए और सर के पास ही पढ़े और सिलेक्शन भी हो गया। तो फिजिक्स उतना हमको शुरू से टफ नहीं लगा, लेकिन बाकी लोग बोलते हैं कि फिजिक्स टफ है और फिजिक्स के चलते सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा कुछ हमको नहीं लगा, क्योंकि हम शुरू से ही सर के पास पढ़े थे और सर को फॉलो किया। तो आप भी जब सर को फॉलो कीजिएगा तो फिजिक्स वाकई टफ नहीं है। बाकी थोड़ा सा केमिस्ट्री और बायो से टफ है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन ओनली प्रैक्टिस। और फिजिक्स में बाकी लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिज्म है, रोटेशनल डायनामिक्स है, इसको तो छूना ही नहीं चाहिए, ये मतलब कोई अलग ही सा चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब इसी बार रोटेशन और फिजिक्स से मैग्नेटिज्म से ऐसा केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, और सर जो पढ़ाए हैं रोटेशन और मैग्नेटिज्म चाहे इलेक्ट्रोस्टैट है, ये तो सर बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, लेकिन जो पढ़ाए हैं उसमें से अगर हम देखें कि क्वेश्चन क्या है, लेक्चर शुरू का 2 से 3 लेक्चर इसी से क्वेश्चन ही आता है, और बाकी तो बस बेस तैयार करने के लिए सर स्कोप मतलब हम लोग लार्ज स्कोप में देख सके उस चैप्टर को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, इन सब चीज़ों के लिए सर इतना मेहनत करते हैं और इतना बताते हैं। और ये सब जो चैप्टर्स हैं वो भारी नहीं है, बस हम लोग को लगता है। और आजकल तो नीट यूनिट डायमेंशन से भी 3 क्वेश्चन पूछे हैं, रोटेशन से भी 3 क्वेश्चन है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि रोटेशन से आता था क्वेश्चन, यूनिट डायमेंशन से नहीं आता था, तब हम लोग मान लिए थे कि इसको ये टफ है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है, हर एक चैप्टर को इक्वली वेटेज जब एग्ज़ाम वाला दे रहा है तो हम लोग को भी इक्वली वेटेज दे के पढ़ना चाहिए। जितना टाइम हम लोग यूनिट डायमेंशन पर लगाते हैं उतना मेहनत हम लोग रोटेशन पर लगाए, हर एक चैप्टर को इक्वली वेटेज देकर अगर पढ़ेंगे तो हम लोग मतलब अच्छा करेंगे और चैप्टर डिस्क्रिमिनेट ना करें। हाँ, ये थोड़ा सा जो चैप्टर होता है जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया और इधर SHM हो गया, वेव्स हो गया, ये चैप्टर इजी है और मतलब डूएबल होते हैं, इजीली इसके क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो इस पे अच्छे से पढ़ के कम समय में भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और जो थोड़ा सा टफ है, सारे चैप्टर तो इजी नहीं होंगे सिलेबस में, तो जो थोड़ा टफ है उस पर ज़्यादा टाइम देकर उसको भी अपने लेवल में लाना चाहिए, और सारे चैप्टर को मतलब एक ही मायने से देखे तो अच्छा होगा हमारे सिलेक्शन में। आपके दोस्त लोग अलग अलग जगह पढ़ते होंगे, उस हिसाब से बातें तो होती होगी लॉज में रहने के दौरान, जब आप रहते थे तो उस समय मतलब क्या लगा कि क्या डिफरेंस है बाकी जगह से, और आनंद कुमार जो पढ़ाते हैं वोल्केनिक क्लासेस में क्या अंतर है, टीचिंग स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है, प्रॉब्लम कराने में, मतलब क्या फील किए? सर शुरू में तो हम 11th क्लास में आए थे तो यूनिट डायमेंशन से शुरू हुआ था, तो आसपास मतलब उस समय मन नहीं लगता था, आसपास के दोस्त थे तो उनसे बात होती थी। ऐसा एक दोस्त था अभय नाम का, तो वो बगल में कहीं फिजिक्स पढ़ता था, तो उसका यूनिट डायमेंशन का कॉपी देखे तो उसका क्वेश्चन ऐसा था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस IIT JEE 2009, फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन IIT JEE 2010। ऐसा ही केवल डायमेंशन जितना ही फॉर्मूला है डायमेंशन का वही क्वेश्चन के रूप में लिखवा दिया गया था और वही IIT का टैग लगा दिया गया था, और बस डायमेंशन में वो केवल डायमेंशन ही निकालना सीखा, ना एरर मेजरमेंट, ना एनालिसिस, ना इंस्ट्रूमेंट, उसको कुछ नहीं पढ़ाया गया था, वही 1 महीना पढ़ाया गया था, यूनिट डायमेंशन खत्म हो चुका था। ये मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है सर की कॉपी में और उस कॉपी में, मतलब जो चीज़ें आसान होती है सब उसी को सब कोई पढ़ाते हैं, और जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, समझने लायक होती है, उसको छोड़ देते हैं, टीचर छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को बुरा लगेगा कि स्टूडेंट को दिक्कत होगा समझने में तो वो छोड़ के चला जाएगा, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं लोग। तो मतलब एक इंट्रेंस के लेवल पे पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग इंट्रेंस क्रैक करने जा रहे हैं, और डिफिकल्ट नहीं होता तो सबका हो जाता सिलेक्शन।
तो उस लेवल पे पढ़ाना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो सर उस लेवल पे पढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं और एंट्रेंस ईजी नहीं होता है। जब स्टार्ट किए थे तो क्या शुरू में लग रहा था तो कि पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा लेवल है ऊपर? हाँ, लग तो रहा था शुरू में। तो 10th पास करके आए थे, हाँ। तो हमको लगता था कि सर मतलब वहाँ होम टाउन में जैसे कोचिंग क्लास होता है, 1 घंटा पढ़ाएंगे, होमवर्क देंगे कि यहाँ से यहाँ तक बना के लाना है, फिर अगले दिन दिखा देना। तो उस टाइप का तो था नहीं, यहाँ 2 घंटा पढ़ना था, और फिर मतलब 2 घंटा को मेकअप करने में ही सारा समय चला जाता था। तो लगता था कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब हम फर्स्ट टेस्ट दिए थे तो उसमें मेरा सेकेंड रैंक था। तो फिर हमको लगा कि हम अच्छा ही पढ़ रहे हैं, तभी तो सेकंड रैंक आया। तो फिर उसी को कैरी ऑन किए, तो फिर सारी चीज़ें इजीली होने लगी। हाँ, क्योंकि अभिषेक आपके बैच के बहुत सारे बच्चे, राजू है, निहाल है, बहुत सारे बच्चे आईटी कॉलेज में, निहाल भी है, राजू भी है, सब लोग आईटी कॉलेज गया, मेडिकल कॉलेज गया, और इस ईयर आपका भी लास्ट ईयर वो लोग गया था और इस ईयर आप जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो पढ़ाई के दौरान था, ये धीरे धीरे ये फीलिंग में बदलाव, स्टार्टिंग जैसा आपने बोला कि स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर थोड़े दिन के बाद क्या फील करने लगे? फिर थोड़े दिन बाद सर सबसे पहले तो माहौल एक जनरेट हो गया पढ़ाई का यहाँ पे। बाकी हम जहाँ भी केमिस्ट्री पढ़ते थे, बायो टेस्ट वगैरह तो कहीं होता ही नहीं था। यहाँ पे टेस्ट होता था तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता था फिजिक्स में, और शुरू से ही मतलब ये टफ हमको लगा नहीं। जैसे तैयारी पढ़ते थे शुरू से अंत तक एक ही कंटिन्यूसली उसी पैटर्न पे पढ़े, और शुरू में थोड़ा सा और लगा था, लेकिन बाद में जब टेस्ट दिए अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो लगा कि हम सही पढ़ रहे हैं और ऐसे ही पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। तो फिर हम उसी को कैरी ऑन किया, और जो माहौल है यहाँ का पढ़ने का, वैसा तो हमको ना बायो में मिला था ना केमिस्ट्री में मिला था। ये एक अलग बात है वोल्केनिक क्लासेस का। निहाल, राजू लोग भी था, सब लोगों से बात होती थी, इंटरेक्शन में क्या होता था? लगता था कि कुछ अलग चल रहा है यहाँ पे, बढ़िया चल रहा है हम लोग भी है? तो निहाल राजू मेरे क्लासमेट्स थे। निहाल के तो 120 आउट ऑफ 120 भी आए थे एक बार टेस्ट में। तो वो लोग आईआईटी से थे, तो उन लोगों का जो डिस्कशन था मेरे साथ या तो थोड़ा सा अलग था। और जो एससी भी था, एससी भी तो सारा तो क्लास में ही हो जाता था, लेकिन हमको जो डाउट आता था तो सर से पूछते थे या निहाल से पूछते थे, तो वो सब डाउट क्लियर करते थे लोग। तो ये बहुत बड़ा इंटरेक्शन था और अच्छा भी लगा यहाँ पे। मतलब अच्छे स्टूडेंट का ग्रुप यहाँ पे मिला, यस, उसका फायदा भी हुआ तैयारी करने में। यस। कोई ऐसा भी चैप्टर लगा आपसे जो चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ाया गया हो पूरे फिजिक्स में? ऐसा तो कोई चैप्टर नहीं है सर। अब मतलब आप तो सर पूरे अच्छे से सब कुछ पढ़ाते हैं, वो हम लोग के ऊपर है कि हम लोग कितना गेन किया। अगर हम लोग अच्छा गेन किए तो हम लोग अच्छा मतलब चैप्टर इजी लगने लगता है, डूएबल लगता है। और वही हम लोग गेन नहीं कर पाए अच्छे से तो चीज़ें मतलब मुश्किल लगने लगती है। तो अपने ऊपर है कि हम लोग चीज़ों को कैसे लेते हैं और कैसे समझते हैं। तो चीज़ें मतलब मुश्किल नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। क्या सजेशन देंगे आपसे टारगेट बैच के बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि टारगेट वाले रिपीटर्स होते हैं, और सही बात है कि हमारे यहाँ के बारे में ये ओपिनियन होता है कि यहाँ घूम घूम के लोग बहुत जगह से आते हैं, टारगेट बैच में पूरा भरा पड़ा होता है। तो उन टारगेट वालों को क्या सजेस्ट करेंगे? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो कितना देर पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो टारगेट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, हम भी हैं टारगेट पे ही, टारगेट में ही सिलेक्शन हुआ। तो टारगेट वाले बच्चों का जो पढ़ते हैं रियली, उनका सिलेक्शन अगर नहीं होता है तो वो प्रैक्टिस की वजह से नहीं होता है। और प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि मतलब मैक्सिमम टाइम अपना क्लास में ही स्पेंड कर देते हैं। और टारगेट में जब एडमिशन लिया है तो वो लोग एक गलती मतलब अक्सर लोग करते हैं कि फिजिक्स भी का कोचिंग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का भी, और बायो जस्ट लाइक फाउंडेशन सारे चीज़ों का क्लास करते हैं, और आखिर में वही होता है कि उन लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले टारगेट बैच के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि हमको क्या आता है क्या नहीं आता है, किस टॉपिक पे हमको मेहनत करना है इस बार। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको समझी हुई रहती हैं, पिछले साल हम लोग मेहनत किए हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको पता भी होगी। तो ये एनालाइज करके, जैसे बायो होता है कि बायो का भी हम लोग टारगेट में होते हुए भी क्लास करते हैं। ये थोड़ा सा ऑड है कि बायो हम लोग फाउंडेशन में चाहे जहाँ भी पढ़े इसके पहले हम लोग उसमें मेहनत कर लेते हैं, और बस सेल्फ मतलब रोज़ उसको थोड़ा थोड़ा पढ़े तो बायो से
हो जाता है। दिक्कत होती है मतलब रियली टारगेट बैच के बच्चों को दिक्कत होती है तो फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं लोग। और फिजिक्स मतलब एक असली मायने में देखें तो टारगेट बैच के बच्चों को फिजिक्स का ही क्लास करना चाहिए। वैसे अपने सेल्फ एनालिसिस पे है, और मैक्सिमम बच्चे बायो और केमिस्ट्री में कॉन्फर्मेटेबल होते हैं, लेकिन ये जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते रिजल्ट नहीं होता है। और फिजिक्स ऐसा चीज़ है जो रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है, रोज़ पढ़ना पड़ता है। तो क्लासेस को लेकर देखें तो फिजिक्स का क्लास टारगेट वाले कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें उससे जो कर सकते हैं वो रूम पे ही करें, क्लास से ज़्यादा ना ही जाए तो उनके लिए बेहतर है। अभिषेक भी फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट रहा लास्ट ईयर, फिर कॉलेज नहीं मिलने के बाद टारगेट कंटिन्यू करके फिर अभिषेक ने अच्छा किया है। तो अभिषेक एक चीज़ और कहेंगे, फाउंडेशन बैच वालों के लिए क्या सजेशन होगा, फाउंडेशन को क्या करना चाहिए? फाउंडेशन बैच वाले को सर वो तो नए नए आते हैं तो थोड़ा सा उनको भी मेरे तरह और लगेगा, लेकिन जैसा मतलब यहाँ बताया जाता है, जैसा करवाया जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो लेवल हाई है, लेकिन अगर हम उसको कैरी कर पाते हैं तो मतलब अपने लिए एक वरदान से साबित होगा, और हमको करना ही पड़ेगा अगर रिजल्ट चाहिए तो। क्योंकि इंट्रेंस का लेवल अगर हम रखते हैं अपने आप को इंट्रेंस के लेवल पर रखते हैं तो उस लेवल को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और उस लेवल को मेंटेन करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट और मेहनत की ज़रूरत होती है। तो फाउंडेशन बैच को मतलब बच्चों को लगता है कि हम मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो वो मेहनत जैसा यहाँ बताया जाता है, करवाया जाता है, वैसे अगर हम लोग फॉलो करें तो फाउंडेशन बैच के बच्चों के लिए बहुत अच्छा। अच्छा अभिषेक, एक चीज़ और कि कितना देर पढ़ना चाहिए, एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कोई लोग कह देते हैं 4 ही घंटा पढ़े, 5 ही घंटा पढ़े, तो क्या आपको क्या लगता है कितना देर आपने सेल्फ स्टडी को टाइम दिया, और लास्ट टाइम स्टार्टिंग में और लास्ट टाइम में जब लास्ट ईयर नहीं हुआ तो आप टारगेट कंटिन्यू किए, उस कंडीशन में कैसे मैनेज किए, कितना देर का स्टडी टाइम आपने रखा? सबसे पहले तो सर मतलब स्टडी टाइम बाउंडेड नहीं होना चाहिए कि हमको 3 घंटे ही पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है। पढ़ाई अपने मन के ऊपर है। कोई ऐसा दिन होता था मेरे लिए कि हम 10 घंटा भी पढ़ते थे, कोई ऐसा दिन होता था कि 4 घंटा ही पढ़ पाए। तो स्टडी टाइम अगर आप बाउंड कर लिए तो फिर आपको मन करेगा भी पढ़ने के लिए तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। अगर बाउंड कर लिया स्टडी टाइम तो उसमें अगर दूसरा काम आएगा तो आप करिएगा, लेकिन दूसरे काम में से पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाइएगा। तो यही थोड़ा सा दिक्कत होता है स्टडी टाइम बाउंड करने के लिए। आप अपने मन को ऊपर रखिए, जब आपका मन करे पढ़िए, और ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि मन 1 ही घंटा कर रहा है तो 1 ही घंटा पढ़िए, ये तो फिर दिक्कत वाली बात है। मन मतलब ऑन एन एवरेज 7-8 घंटा आपको पढ़ना ही है एटलीस्ट, उसके कम तो होगा नहीं। और आप ये टाइम फिक्स मत कीजिए कि 4 से 5 बजे तक पढ़ना है, बाकी उसके बाद गाना सुनना, उसके बाद ये करना वो करना, नहीं। आप जब पढ़ने बैठिए तो घड़ी को पीछे रखिए, और आपको जितना मन करता है 1 घंटा 1.5 घंटा उतना ही पढ़िए, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। और विद कंसंट्रेशन पढ़ना तो एक बहुत ही ज़रूरी बात होती है। और बहुत सारे मतलब लोगों की आदत होती है गाना सुन के पढ़ रहे हैं, और ये सब मतलब कंसंट्रेशन ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करिए और कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए। आप कितना देर पढ़ते थे एवरेज से? एवरेज सर हम मतलब 3-3 घंटा हर एक सब्जेक्ट, मतलब एवरेज 9-10 घंटा पढ़ते थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस का कितना बड़ा रोल है? क्वेश्चन प्रैक्टिस का रोल्स आप लोग मेरा 175 मार्क्स, एक क्वेश्चन गलत हुआ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस उस चैप्टर पे होता तो 180 मार्क्स होता। अब इससे अच्छे से रोल क्वेश्चन प्रैक्टिस का एग्जाम्पल नहीं होगा, सही बात। तो वो क्वेश्चन जो छूटा आपका पढ़ाया हुआ था क्लास में आपको? पढ़ाया हुआ सर, उससे अच्छा सा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मतलब पिच निकालना, मतलब एरर एनालिसिस का और इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट का फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि पिच और लिस्ट काउंट निकालते कैसे। बस हम उस चैप्टर को इजीली ले लिए और रिवाइज नहीं कर पाए, इसके वजह से इसलिए गड़बड़ है ना। पूरे फिजिक्स पढ़ने के दौरान एक बच्चों के दिमाग में एक रहता है, लोग बोलते हैं कि आनंद सर के क्लासरूम में बड़ा प्रेशर रहता है, कभी फार्मूला पूछ देते हैं, कभी ये कर देते हैं, एक डर सा लगा रहता है। क्या है ये? क्योंकि बच्चों से सुनने को हमें तो नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट के स्टाफ से के थ्रू मिल जाता है इन्फॉर्मेशन कि बच्चा भी ये बात करता है।
कि बड़ा प्रेशर रहता है, बहुत दबाव में रखते हैं, डरे रहते हैं, तो क्या है अभिषेक? सर सबसे पहले हम यूनिट डायमेंशन या पढ़ रहे थे तो सर आप डायमेंशन याद करने के लिए बोले थे। तो इसके पहले मेरे बायो क्लास में भी बोला गया था कि ये याद करके आना था, लेकिन कोई पूछा नहीं था। तो फिर हम भी सोचे कि डायमेंशन सर याद करने के लिए बोले, लेकिन सर पूछेंगे नहीं। लेकिन हम डायमेंशन याद भी नहीं किए थे रियली। तो फिर आप सर अगले दिन क्लास में आए तो आप नीचे उतर के स्टिक लेके पूछने लगे डायमेंशन। तो फिर हम सोचे कि यार याद नहीं किए, ये तो बहुत गड़बड़ है। हमको लगा कि सर नहीं पूछेंगे, और अनफॉर्चुनेटली आप मम्मी को खड़ा किया। हम उस दिन पिटाए भी थे, पिटा गए थे सर डायमेंशन हमको याद नहीं था। फिर अगले दिन से सर जो आप होमवर्क दिए उसके अगले दिन से कोई भी होमवर्क आपका बाकी नहीं रहा मेरे से। ये अलग से प्रेशर रहा था, लेकिन एक अच्छी बात है, उतना प्रेशर रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग चीज़ों को इजीली नहीं ले सकते हैं। अगर करियर की बात है तो चीज़ें अगर हम हर एक चीज़ को इजीली लेने लगेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो थोड़ा सा प्रेशर तो रहना ही चाहिए स्टूडेंट्स में। तो प्रेशर एक अच्छी बात है, बिना प्रेशर के तो कुछ नहीं होता। अब से एक बढ़िया बात बता दिए, उस दिन पहला दिन ही पिटा गए थे तो खराब लगा होगा भाई? यस सर, खराब तो क्या लगा कि पीट दिए, गलत कर दिए? हम ही को खड़ा क्यों करा? ये लगा कि हम ही को खड़ा क्यों Yes, sir. किए, ये फीलिंग आ रहा था। अच्छा, लेकिन ये भी है कि उतने बच्चों में अगर किसी के बारे में नहीं पता हो तो हर लोग उसी आधार पे पढ़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता Yes. कि हम हर बच्चे को खड़ा करके बारी बारी से पूछें, फिर तो क्लास निकल जाएगा। तो इसीलिए ओवरऑल एक प्रेशर दिए रहते हैं। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है या पॉजिटिव? अगर नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता सर, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा ये सर। मतलब उस दिन के बाद आपका कोई भी होमवर्क मेरे से बाकी नहीं रहा, हर एक होमवर्क किया सर। मतलब हर एक होमवर्क उसके बाद किया, ये फायदा हो गया वो Yes. पहला दिन से। Yes. तो आपके लिए एडवांटेज वरदान ही साबित हुआ वो पहला दिन। बिल्कुल, yes, sir. और कोई चैप्टर में कभी कहीं डिस्कम्फर्ट जोन में 11th हो 12th हो, कभी ऐसा नहीं लगा? एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर क्लासरूम में डिस्कशन या एचसीबी डिस्कशन ये सब चलता रहा, कभी कोई ऐसा नहीं लगा? No, सर इस मैग्नेटिज्म मतलब एससीबी तो क्या कॉपी का क्वेश्चन भी समझने में हमको दिक्कत हुआ था शुरू में, लेकिन राजू से हम एक दो बार डिस्कस किए थे। उसके बाद जब आप क्लास में एससीबी करा रहे थे तो हमको लग रहा था कि हम समझे नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे क्वेश्चन बने तो एससीबी का सारा क्वेश्चन बस क्लास में बैठे बैठे मैग्नेटिज्म का सारा क्वेश्चन बन गया था। हाँ, क्योंकि मैग्नेटिज्म जैसा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और नॉर्मली बच्चे बड़े डरते हैं मैग्नेटिज्म से, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का थ्रेडिंग वाला खेल होता है। और फाउंडेशन के बच्चों को तो लोग और डरे रहते हैं। क्या उसमें फीलिंग रहा अच्छा? क्योंकि मैं एक ही हाथ से मैग्नेटिक पढ़ाता हूँ, ये भी एक थोड़ा सा ये है एक हाथ से, क्योंकि हम दो हाथ वाला मैग्नेटिक का खेल नहीं करते। तो क्या लगा उसमें? हाँ, एक जैसे हम बोलते हैं कि भाई आधा से ज़्यादा सवाल एचसीबी का बिना पेन उठाए बन जाएगा, क्या हुआ था ऐसा? बिल्कुल सर, बस केवल डायरेक्शन का खेल है, डायरेक्शन समझ में आ गया तो एससीबी का मैक्सिमम क्वेश्चन अप्रॉक्स 60% क्वेश्चन बस हाथ घुमाते ही सारा क्वेश्चन बन जाता है। और एससीबी मतलब हम लोग के लिए तो बहुत टफ माना जाता है। वो कैसा लोग बोलते हैं हॉस्टल में, बहुत जगह सुनने में भी आता है कि एससीबी सॉल्व करेगा, क्या कोई फायदा नहीं एससीबी सॉल्व करके, क्यों करेगा, बहुत टफ है, नहीं बनेगा ये। लेकिन यहाँ सर मतलब एससीबी आप बना भी लिया और पता भी नहीं चला कि एससीबी सॉल्व हो गया हमसे, इतना इजीली और डुएबल लगा। एचसीबी सॉल्व करने का फायदा कहीं 175 में दिखा? बिल्कुल सर, एससीबी से कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर हो गया था कि मतलब एक होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा डाउट हो गया कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो एससीबी से यही हुआ कि मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय कोई भी डाउट नहीं आता था। तो हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक एक एचसीबी को सॉल्व करने पे मेडिकल के बच्चों को एक कॉन्फिडेंस भी अंदर से आ जाता है कि इस लेवल पे पढ़ लिए हैं, अब क्या होगा। तो ये ऐसा रहा कि कुछ? यस सर, एससीबी तो वैसे बोलते हैं कि आईआईटी वाले के लिए है, लेकिन एससीबी सॉल्व करके आप सर एक एग्जांपल बताए हुए क्लास में कि हम इतना पढ़ाते हैं, इतना पूछता है, इतना करोगे सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो वही वाला कंसेप्ट है। एससीबी पढ़ के सर इतना पढ़ा दिया कि उससे कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है और उससे कम बना के हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। वही वाला कंसेप्ट है एससीबी बना के। तो ओवरऑल 11th 12th सब कुछ बढ़िया रहा आपसे? अच्छा, आपने फाउंडेशन भी किया, टारगेट भी किया आपसे। तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि फाउंडेशन वाले बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि फाउंडेशन में पढ़ने के साथ
बोलता है लोग कि आनंद सर से पढ़ लो तो आईआईटी हो जाएगा, नीट हो जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में दिक्कत होगा। बोर्ड एग्जाम के बारे में क्या है? फाउंडेशन बोर्ड के लिए तो सबसे पहले हम लोग के लिए सर तो अलग से क्लास भी लिए बोर्ड के लिए, तो उसमें बस बोर्ड का क्वेश्चन कराते थे जो पूछा हुआ था, तो वो तो था ही। लेकिन वैसे जो क्लास में सर पढ़ाते हैं, जो फार्मूला डिराइव करते हैं, थोड़ा सा हम लोग को यही करना पड़ता है कि मतलब क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है उसको पैरेलली लेते हुए कि जैसे आज हम जो पढ़ के आए उसमें बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पढ़ के और मार्कआउट कर ले कि ये बोर्ड के लिए है, स्पेशली इस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे मैग्नेटिज्म की बात करें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक्सिस के रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला जो डिराइव करने के लिए पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने के लिए पूछा जाता है, तो वो तो हमको फार्मूला याद होता है, लेकिन बोर्ड में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो वो सब चीज़ें हैं कि हम लोग वहाँ मार्कआउट कर लें कि इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग मतलब मैक्सिमम चीज़ों की फार्मूला याद करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम लोग बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखें और इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि किसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो बोर्ड मतलब इजीली हो जाएगा। अच्छा, उससे एक चीज, वो डेरिवेशन क्लास में होता है या नहीं कि सिर्फ फार्मूला लिखते हैं? डेरिवेशन तो सबका होता है सर, और मतलब डेरिवेशन अच्छे से जैसे बुक में दिया होता है, थोड़ा सा फिगर बनाया और कुछ लिखा और प्रूव कर दिया, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। डेरिवेशन अच्छे से सारा कॉपी में आपको मिल जाएगा। कॉपी में बढ़िया से डेरिवेशन हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। मतलब बोर्ड के एग्जाम के लिए जो ये फोबिया है, ऐसा नहीं है। नो सर। अच्छा, तो एक चीज जो बोलते हैं लोग कि थ्योरी, आनंद सर के यहाँ थ्योरी कम पढ़ाते हैं, क्या ये सही है कि थ्योरी कम पढ़ाते हैं या स्टोरी कम पढ़ाते हैं? ये सर हमको भी कोई बोला था कि आनंद सर बोर्ड के लिए है, तो बोर्ड के लिए नहीं है, तो थ्योरी सर नहीं पढ़ाते, बस न्यूमेरिकल कराते हैं, तो तुमको बोर्ड के लिए अलग कहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन बैंक साथ में रखें और उसको पैरेलली देखते रहे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। और रही बात है थ्योरी और न्यूमेरिकल का, तो बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि बिना थ्योरी का न्यूमेरिकल हो जाए। तो थ्योरी तो होना ही चाहिए कॉपी में, और होता भी है। बिना थ्योरी का हम लोग न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से मुझे जैसा लगता है, मैं बोलता भी हूँ क्लास में कि स्टोरी में नहीं पढ़ाता, कहानी नहीं लिखता, पॉइंट वाइज पढ़ाते हैं। तो वो पॉइंट वाइज पढ़ाने का फायदा होता है, जैसे एरो कर करके लिखवाते हैं, याद होगा। वही फायदा सर, मतलब बोर्ड में भी वो फायदा होता है अच्छे से कि बोर्ड वाले जो होते हैं, यहाँ तक कि इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा होता है कि चीज़ों को मतलब पॉइंट में लिखे तो नंबर ज़्यादा आते हैं, तो वही पॉइंट वाइज हम सर आप पढ़ाते हैं और वो हम लोग लिखते हैं, तो मार्क्स भी अच्छा आता है। तो उससे बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा आपने किया है, और आगे के लिए भी भाई, क्योंकि चाहेंगे कि बच्चा जो है अब बहुत अच्छे कॉलेज जाके ऑल इंडिया रैंकिंग, अब से ऑल इंडिया रैंकिंग अपना बता दीजिए एक बार लास्ट में। 1575 ऑल इंडिया रैंकिंग और ओबीसी कैटेगरी रैंक 465। तो 465 कैटेगरी रैंक है और 1575 ऑल इंडिया रैंकिंग है अभिषेक का। एग्रीगेट टोटल जो मार्क्स है वो 666 है, 666 अभिषेक ने मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो बेस्ट ऑफ लक अभिषेक, बहुत अच्छा फ्यूचर आपका हो, बहुत अच्छा डॉक्टर बने और समझ में आए, यही उम्मीद करते हैं। और नेक्स्ट ईयर अभिषेक का भाई भी सामने बैठ के मुस्कुरा रहा है बालक, तो नेक्स्ट ईयर उम्मीद करेंगे कि अविनाश जो है आईआईटी के लिए अच्छा करके और बिल्कुल आईआईटी का रिजल्ट लेके बालक आए। ठीक है अभिषेक? ठीक है, ओके।